हेलो फ्रेंड्स, जीएस के कुछ मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान किए और भू राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित हो गई। और तीसरा कह रहा है कि यही व्यवस्था मद्रास और बंबई में उसी रूप में लागू हुई। पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, एक और दो, दो तीन, एक तीन या एक दो तीन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन आपका एक और दो सही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, केवल एक और दो। तीसरा क्यों गलत है? तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये व्यवस्था मद्रास में और बम्बई में नहीं लागू थी। मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी। रैयत मतलब होता है किसान, जो सीधा किसानों से ही कांटेक्ट करती थी। तो मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। बाकी यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त में भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे और इसमें जो भू राजस्व की मांग थी उसको अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था। तो इसको शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू हुआ था? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। इन तीन जगहों पर परमानेंट सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। इसके अंतर्गत हुआ क्या था कि जो भू राजस्व की दर थी उसको अस्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया था, जो कि जमींदारों से वसूला जाना था। जमींदार क्या करेंगे? किसानों से लेंगे और जमींदारों से जो है यहाँ पर कंपनी वाले लेंगे। लेकिन मद्रास और बंबई में क्या था? यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली किससे? किसानों से ही सौदा करती थी। कहाँ पर? मद्रास और बंबई में। इसलिए ऑप्शन वहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो नर्मदा भ्रंश घाटी से होके बहती है, चंबल यहाँ पे यमुना की सहायक नदी है और सोन गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है, घाघरा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम होता है और गंगा ऐसे यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो नदियां ऊपर से आके मिलेंगी, ये सारी नदियां आके ऊपर से मिल रही हैं। तो गंगा का मुहाना इधर है तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली ये नदियां हैं। और इधर से जितनी नदियां मिलेगी नीचे के साइड से, ये इसके दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये राइट साइड है, दाएं साइड से। सोन नदी जो है ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि सोन नदी ये गंगा के बाएं तट की नदी नहीं है, बल्कि ये सोन नदी यहाँ से जाकर के मिलती है। तो सोन नदी गंगा के दाएं तट की नदी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, भी सही है। ऐश्वर्य का निर्माण करती है नर्मदा ये। और इसमें बी चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा सिंध, केन, बेतवा ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। घाघरा जो है गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है। राइट, ये चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। अगला सवाल कह रहा है कि आर्टिकल 356 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। देखिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 की बात करें, किससे संबंधित है ये? तो आर्टिकल 352 हो, 352 हो या 356 हो या 360 हो, ये तीनों संबंधित किससे हैं? आपातकाल से संबंधित है। ये तीनों का संबंध किससे? आपातकाल से है। और आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 ये संबंधित है राष्ट्रपति शासन से, जिसको राज्य आपातकाल कह दिया जाता है। और 360 संबंधित है किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये तीनों आपातकाल से संबंधित हैं। इसी में से आर्टिकल 356 के बारे में सवाल है। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उस घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर इसको अनुमोदित करना होता है। और अनुमोदन के बाद ये कब तक प्रभावी रहता है? 6 महीने तक ये प्रभावी रहता है। अगला कह रहा है कि संवैधानिक शर्तों के अधीन इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। फिलहाल यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा करते ही संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये जो अनुमोदन होता है ये 6 महीने तक प्रभावी रहता है। एक बार में इसको 6 महीने तक लागू किया जाता है। फिर से अगर इसको बढ़ाना होगा तो फिर ये
6 महीने करके इसको हम मैक्सिमम 3 वर्ष तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में नहीं, बल्कि इसको 6 महीने करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। वही चीज यहाँ पर डिटेल में लिखी है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन चाहिए होता है। अनुमोदन के बाद ये कब तक चलता है? 6 महीने तक चलता है। और संवैधानिक शर्तों के अधीन क्या होता है? 6 महीने, 6 महीने करके इसको हम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक शर्तों के अधीन है, ऐसा किसी के यहाँ पर स्वाविवेक की शक्ति के अधीन नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक शर्तों के अधीन है। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुंदेलखंड में जल संकट का संबंध किससे है? कठोर चट्टानी भूगर्भ से भी है। तराई क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण की क्षमता सामान्यतः क्या है? अधिक होती है। और बुंदेलखंड में काली मिट्टी पूरे क्षेत्र में समान रूप से मिलती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए बुंदेलखंड में जल संकट का संबंध कठोर चट्टानी भूगर्भ से है, ये बिल्कुल सही है। और तराई क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण की जो कैपेसिटी है, पुनर्भरण की, इसका रिचार्ज करने की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, भी सही है। पर बुंदेलखंड में जो काली मिट्टी मिलती है, ये समान रूप से हर जगह नहीं मिलती है, मिलती है पर हर जगह व्याप्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी बुंदेलखंड के कुछ भागों में मिलती है, पूरे क्षेत्र में समान रूप से नहीं मिलती है। और तराई क्षेत्र में जो उच्च जल स्तर और अपेक्षाकृत बेहतर रिचार्ज क्षमता यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन करा कि CRISPR किस Cas9 तकनीकी मुख्यतः किससे संबंधित है? तो डीएनए सीक्वेंसिंग से है, जीन एडिटिंग से है, आरएनए वायरसेस को नष्ट करने से, या प्रोटीन सिंथेसिस को नष्ट करने से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, टारगेटेड जीन एडिटिंग से संबंधित है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। गाइड आरएनए Cas9 एंजाइम को डीएनए के विशिष्ट हिस्से तक इसको निर्देशित करता है, जिससे टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन संभव होता है। ये प्रॉफिटेबल इसलिए होता है कि अगर कहीं पर भी कोई समस्या है किसी को, तो जीन के उतने ही पार्ट में क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्रिस्पर Cas9 की सहायता से पॉसिबल है। क्वेश्चन करा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन कौन सा है? तो केवल सरकारी वेबसाइट्स का समूह है, या डिजिटल पेमेंट्स के लिए है, या इंटरऑपरेबल फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम जिन पर अनेक सेवाएं बनाई जा सकती हैं, या केवल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। इसमें देखिए ये केवल पब्लिक या प्राइवेट से नहीं, दोनों से है, पब्लिक प्राइवेट दोनों प्रकार की सेवाएं विकसित हो सकती हैं। डिजिटल आइडेंटिटी, पेमेंट्स, डेटा शेयरिंग आर्किटेक्चर इसके प्रमुख आयाम हो सकते हैं। ये ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बौद्ध संगीति के संबंध में कौन सा सही कथन होगा? तो प्रथम राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी कनिष्क शासनकाल में। तो ऐसा नहीं है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। दूसरी हुई थी वैशाली में कालाशोक के टाइम पे। तीसरी जो हुई थी ये कनिष्क के टाइम पर नहीं हुई थी, बल्कि ये अशोक के टाइम पर हुई थी। और कनिष्क के टाइम पे जो हुई थी वो हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति कम हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रभाव पूछा है। अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता क्या होगा? तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सूर्य का आकार बदल जाएगा, या वायुमंडल में नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति अगर कम हो जाएगी तो दिन और रात की अवधि में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो पृथ्वी के रोटेशन की गति कम होने पर रोटेशन पीरियड बढ़ेगा, यानी कि अगर गति कम हो गई तो पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो चीज 1 घंटे में हो रही थी वो 2 घंटे, मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो भी
जितनी स्पीड पे इफेक्ट पड़ा होगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रोटेशन पीरियड बढ़ जाएगा। यानी कि एक दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ सकती है। अन्य विकल्प इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के संबंध में सही कथन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो ये संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्याख्या से विकसित किया है। ये केवल मौलिक अधिकारों पर लागू होता है और संसद संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये क्या है, तो ये संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्यायिक व्याख्या से विकसित किया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए 1973 के केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विकसित किया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यही यहाँ पर लाया गया था। इसी को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। दुधवा तराई पारिस्थितिकी में है, सोनभद्र खनिज संसाधन, पीलीभीत तराई क्षेत्र और बुंदेलखंड अत्यधिक आर्द्र जलवायु। तो गलत युग्म पूछा है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड में नम या आर्द्र जलवायु नहीं है। तो बुंदेलखंड अपेक्षाकृत कैसा है, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है। वर्षा की अनिश्चितता इसकी प्रमुख समस्या है। दुधवा और पीलीभीत तराई से तथा सोनभद्र खनिज संसाधनों से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी डी वाला सही हो जाएगा। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना, सीपीयू की क्लॉक स्पीड बढ़ाना, रैम की कैपेसिटी बढ़ाना, हार्ड डिस्क का आकार बढ़ाना। तो डीएनएस का मुख्य काम इसमें हो जाएगा डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना। डीएनएस अर्थात डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम्स को संबंधित करता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये आईपी एड्रेस से मैप करता है और इसे इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी जैसे समझ सकते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरएनए वैक्सीन के संबंध में आपको सही कथन बताना है। ये सेल्स को एंटीजन रिलेटेड प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। इसका सामान्य तंत्र मानव डीएनए में अस्थायी इंटीग्रेशन नहीं है। इसमें लाइव आइसोलेशन हमेशा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1 और 2 तो सही है, पर इसमें लाइव आइसोलेशन हमेशा आवश्यक नहीं होता है, यही वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एमआरएनए वैक्सीन कोशिकाओं को एंटीजन से संबंधित प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स विकसित होता है। एमआरएनए का उद्देश्य मानव डीएनए में अस्थायी रूप से इंटीग्रेट होना नहीं है। अगला क्वेश्चन करा कि एआई में हेलुसिनेशंस का क्या अर्थ है, एआई सिस्टम को का बंद हो जाना, या एआई द्वारा आत्मविश्वास के साथ तथ्यात्मक रूप से गलत गढ़ी जानकारी देना, एआई द्वारा केवल इमेज बनाना, या डेटा इनक्रिप्ट करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एआई में हेलुसिनेशन का अर्थ होता है कि एआई द्वारा क्या होता है, आत्मविश्वास के साथ तथ्यात्मक रूप से गलत या गढ़ी जानकारी देना। तो ये इस मॉडल में क्या होता है, एक ऐसी जानकारी उत्पन्न कर सकता है जो सुनने में क्या लगेगी, विश्वसनीय लगेगी, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत या फैब्रिकेटेड होगी, जैसे अस्तित्वहीन सिटेशन या व्यक्ति का निर्माण कर देना। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1942 में अगस्त में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। करो या मरो का आह्वान भी हुआ था। शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार भी किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने तत्काल आंदोलन स्वीकार कर भारत को स्वतंत्र कर दिया था, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। 1942 में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने यहाँ पर करो या मरो का आह्वान किया और ब्रिटिश सरकार ने शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया था। वेटलैंड इकोसिस्टम का प्रमुख महत्व क्या है, केवल टिम्बर प्रोडक्शन से संबंधित है ये, फूड मॉडरेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित है, केवल माइनिंग से संबंधित है, या अर्बन एक्सपेंशन से संबंधित है।
तो वेटलैंड यानी कि यहाँ पर इकोसिस्टम जो है किससे संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्लड मॉडरेशन से, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए वेटलैंड बाढ़ के प्रभाव को कम करने, भूजल रिचार्ज करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए और जल शुद्धिकरण के जैसी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। अध्यादेश केवल तब जारी हो सकता है जब विधानमंडल सत्र में हो, गलत हो जाएगा ये। विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह बाद यदि पहले समाप्त या अस्वीकृत न हो तो अध्यादेश समाप्त हो सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 213 में दी गई है और वहीं पर आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति संविधान में दी गई है। विधानमंडल के पुनः संवेद होने के बाद 6 सप्ताह की संवैधानिक अवधि महत्वपूर्ण है। अध्यादेश अस्थायी कानून नहीं होता है और न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, केवल कोल गैसिफिकेशन से बनता है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से वाटर इलेक्ट्रोसिस इसका प्रमुख मार्ग है, CO2 इसका अनिवार्य मुख्य प्रोडक्ट है, केवल न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का संबंध किससे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रमुख मार्ग में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोजन उत्पन्न जो है किया जाता है, जिसकी क्लाइमेट बेनिफिट बिजली के रिन्यूएबल स्रोत पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है, तो तराई में शुष्कता है, बिल्कुल नहीं। हिमालय की तलहटी का अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्र और उच्च भूजल स्तर, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। पठारी चट्टान बिल्कुल नहीं है और समुद्री जलवायु नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है मुख्यतः संबंधित किससे है, ये संबंधित है हिमालय की तलहटी से। अगला क्वेश्चन, भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क मुख्यतः किस संस्था की मौद्रिक नीति की व्यवस्था से जुड़ा है, तो ये RBI संबंधित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसी की मौद्रिक नीति से संबंधित है। भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रमुख नॉमिनल एंकर CPI इन्फ्लेशन है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका RBI सही हो जाएगा। ब्लॉकचेन के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, अनिवार्य रूप से पूरी तरह एनोनिमस है ये। डिस्ट्रीब्यूटेड लीगल आर्किटेक्चर के कारण ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का साझा सत्यापन संभव होता है। ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता नहीं होती और ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टोकरेंसी के लिए है, क्रिप्टोकरेंसी के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं और क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के माध्यम से रिकॉर्ड्स की इंटीग्रिटी या वेरिफिकेशन में सहायता मिलती है। इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी से आगे भी हो सकता है। 1857 में अवध के व्यापक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था, 1857 में जो क्रांति हुई थी, अवध में व्यापक प्रतिरोध क्यों हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो समुद्री व्यापार में गिरावट हुई थी, अवध का विलय तथा तालुकेदारों और स्थानीय शक्तियों के हितों पर प्रभाव, केवल औद्योगिक क्रांति, बंगाल विभाजन, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1856 में ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किया गया, इससे नवाबी शासन, तालुकेदारों और अन्य स्थानीय शक्तियों के हित क्या हुए, प्रभावित हुए। 1857 में अवध व्यापक प्रतिरोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में सही कथन बताना है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है, मनी बिल के संबंध में उसकी संवैधानिक भूमिका महत्वपूर्ण है, लोकसभा भंग होते ही उसका पद उसी क्षण समाप्त हो जाता है। तो कौन सा सही है इसमें, सही ऑप्शन आपका एक सही है, दो सही है, लेकिन तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। धन विधेयक के रूप में उसकी संवैधानिक भूमिका होती है। धन विधेयक का संबंध किससे? आर्टिकल 110 से संबंधित है। लेकिन जब लोकसभा भंग होती है तो उसका पद उसी क्षण समाप्त नहीं होता है जब तक कि अगला चुनाव यहाँ पर ना हो जाए। अगला चुनाव का मतलब जब तक यहाँ पे नई लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। तो देखिए, स्पीकर लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है और मनी बिल के संबंध में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा जब डिसोल्यूशन के बाद भी स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, यानी तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एससी का जो 23 अगस्त को लोअर पीसीएस वाला यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी यूपी स्पेशल हो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है और जीएस के भी क्वेश्चन है। जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन मिक्स है। तो आप सभी लोग क्लास को देखिएगा। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। थैंक यू सो मच।